माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद भी। मैंने पिछली बार मोशन का वीडियो बनाया था, यानी गति। आज मैं गति के नियम के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। गति के क्या नियम है? तो गति के मुख्य रूप से यानी मोशन के यानी लॉ ऑफ मोशन, ये 3 नियम है, 3 टाइप्स के हैं। लॉ ऑफ मोशन, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम गति के प्रथम नियम कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे गति के द्वितीय नियम कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे गति के तृतीय नियम कहते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का सिद्धांत। इसे जड़त्व का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यह है कि कोई भी वस्तु तभी उसमें गतिमान होती है, यानी कोई भी वस्तु तभी गतिमान होती है जब उस पर कोई बाह्य फोर्स लगाया जाता है। आपको जब मैं फोर्स के बारे में भी पढ़ाया हूँ, बताया हूँ कि किसी भी वस्तु पे जब हम बाह्य फोर्स लगाते हैं तो उसके स्थान में परिवर्तन होता है। इसी स्थान परिवर्तन को ही हम कहते हैं कि इस वस्तु में गति हो रही है। अगर वस्तु कोई एक जगह है, उस पे फोर्स लगाते हैं और धीरे धीरे उसका स्थान परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि इसमें गति है, यानी यह वस्तु गतिशील है। मैं अभी बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमेशा सब चीजें गतिशील हैं। लेकिन हम लोग जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो किसी भी चीज को स्थिर मान करके तब उसके बारे में, बाकी गति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जो है पृथ्वी को स्थिर मान करके यह मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, और फिर यानी पृथ्वी गति नहीं कर रही है, वैसे कंडीशन में हर वस्तु की गति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रथम लॉ ऑफ मोशन में यह है कि कोई भी वस्तु पे अगर हमने बाह्य बल लगा दिया तो वह वस्तु में गति उत्पन्न हो जाएगी, और वह वस्तु गति करती रहेगी। जब तक गति करती रहेगी जब तक कि फिर उस पे बाह्य बल कोई लगा करके उसे न रोका जाए। अगर जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक वो गति करती ही रहेगी। अगर कोई वस्तु एक जगह स्थिर है, जैसे बुक है, कॉपी है, किताब है, बैग है, जो भी चीजें हैं, अगर एक जगह स्थिर है यानी स्टेशनरी पोजीशन में है, तो जब तक उनको हम वहां पे कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उनके पोजीशन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का सिद्धांत। जड़ माने होता है जैसे पेड़ पौधों की जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो एक जगह रहती हैं नीचे एक तरफ, और जो है पेड़ स्थिर रहता है। इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु अपने पोजीशन पे वैसे ही की वैसे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम आगे उसे नहीं बढ़ाएंगे। या अगर कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम उसे नहीं रोकेंगे। आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बस में चलते हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर बहुत फास्ट ब्रेक लगा दिया तो ऐसी भी कंडीशन आती है कि आदमी बिल्कुल आगे की तरफ गिर जाता है। उसका कारण केवल यही है कि बस जब चल रही होती है तो साथ में हम बैठे हुए हैं, हम भी चल रहे होते हैं, तो हम गति पोजीशन में रहते हैं। जिस हिसाब से बस गति कर रही है उसी तरह के गति अवस्था में हम भी रहते हैं। अचानक जो है ब्रेक मार देने की वजह से हमारी बॉडी का जो निचले हिस्सा है, जहां हम बैठे हुए हैं सीट पे, केवल वह पोजीशन सीट के साथ है और बाकी पोजीशन हमारी बॉडी की बाकी हिस्सा जो है गतिशील रहती है। उसी अवस्था में गतिशील है बस के साथ साथ में। इसीलिए अचानक हम जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि बस तो रुक गई लेकिन अभी हम भी गतिशील अवस्था में ही रहते हैं, इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। यही वजह और भी है, अगर चलती हुई बस में आप अचानक कूद जाते हैं तो सर और सब फट जाता है, क्योंकि बस से जब आप कूद गए तो आपकी बॉडी स्थिर अवस्था में होना चाहेगी, जबकि जो है बस के साथ साथ गतिशील है। इसीलिए गतिशील होने के नाते आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। अगर मान लीजिए कंचे हैं, यानी जो भी मार्बल्स हैं, अगर मार्बल्स को हम बिल्कुल चिकने फर्श पे यानी प्लेन पे यानी जैसे कांच पे अगर उसको हम खेलते हैं या लुढ़काते हैं
तो वह जो है बहुत लंबी दूरी तक जाएगी, यानी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स हमारा नहीं लग जाता। अगर हम साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल भी चलती ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको ब्रेक लगा करके हम नहीं रोक सकते। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। अगर बस है या मोटरसाइकिल है, जब मोटरसाइकिल या कार जब घूमती है, अपने डायरेक्शन ऐसे लेती है, तो हमारा शरीर इधर के डायरेक्शन में चला जाता है। ये सब जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी न्यूटन इसको गति का प्रथम नियम कहते हैं। ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया में आता है, क्योंकि चलते समय हमारी बॉडी जो है उसी तरह से चलना चाहेगी, जबकि गाड़ी इधर घूम गई और अभी हम चल ही रहे होते हैं, हमारी बॉडी चल ही रही होती है, इसलिए वो इधर झुक जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रथम लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, ये जो है गति के प्रथम नियम कहते हैं इसे। और यह गति के प्रथम नियम जो है हमारे फोर्स पे निर्भर है। अगर हम फोर्स लगाते हैं तभी ये नियम काम करेगा, यानी जब तक बाय फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक किसी चीज में गति उत्पन्न नहीं होगी। गति उत्पन्न नहीं होगी तो इस नियम का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रथम लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के प्रथम नियम इसे हम कहते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं, इसमें यह भी है कि जब तक कोई भी वस्तु, अगर बड़ी वस्तु है, जैसे ज्यादा मास की वस्तु है, तो उस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे उसको गतिमान करने के लिए। अगर कम मास की वस्तु है तो उस पर कम फोर्स लगाने पड़ेंगे उसमें गति पैदा करने के लिए। इस तरीके से यानी जो भी फोर्स हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास के। यानी अगर मास हमारा ज्यादा है, यानी कोई पिंड बहुत बड़ा है, तो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। अगर पिंड छोटा है तो उसके लिए कम फोर्स लगाने पड़ेंगे। अगर उसमें ज्यादा गति पैदा करनी है तो भी हमें ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था एक्सीलरेशन, यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी त्वरण जिसे हिंदी में बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के। इसलिए एफ जो है अगर हम लिखते हैं एक्सीलरेशन के साथ एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स जो है मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। अगर इसे मैथमेटिकली अध्ययन करते हैं तो फोर्स जो है मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी, और फोर्स जो है एक्सीलरेशन के भी प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस तरह से गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ानी होती है तो हम एक्सीलरेटर बढ़ा देते हैं, अगर गाड़ी की स्पीड कम करनी होती है तो एक्सीलरेशन कम करते हैं। यहाँ पे ये समझना है कि अगर एक्सीलरेशन बढ़ाना है तो हमको फोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सीलरेशन कम करना है तो हमको फोर्स कम करने पड़ेंगे। यानी एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, और मास भी अगर ज्यादा है और अगर गति करना है किसी चीज में तो हमको ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। इस तरह से ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसको हम एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। अगर कोई चीज गति कर रही है तो अगर किसी भी चीज में अगर फोर्स लगाना है तो वो उतना ही फोर्स जो है हमें पीछे की तरफ भी लगाती है। अगर मान लीजिए आप दीवार पे धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको धक्का देता है। अगर बंदूक है, बंदूक चलाने वाले लोगों को महसूस होता है कि अगर बंदूक से गोली निकल रही है तो जितनी स्पीड से गोली निकलती है उतनी स्पीड से बंदूक पीछे भी धक्का देती है। इसलिए बंदूक चलाने वालों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर सामान्य रूप से लोग कोई पहली बार बंदूक चलाए तो उनको जो है गिर जाएंगे, उनको चोटें लग जाएंगी। तो ये जो है हमारा एक्शन रिएक्शन है या थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसका जो है और प्रयोग होता है, जैसे आप दिवाली में जो है रॉकेट जो बम छोड़ते हैं, वो रॉकेट जो है वो स्पीड से ऊपर जाती है, वो उसमें जो है जो भी चीजें बारूद वगैरह भरी रहती हैं वो बारूद नीचे की तरफ जलती हुई नीचे की तरफ आती हैं और उतनी ही स्पीड से वो धक्का देती हैं, तो वो जो है रॉकेट आपका ऊपर तक जाता है।
कोई भी यान छोड़ना रहता है, यानी वैज्ञानिक लोग रॉकेट बनाते हैं, बड़े स्तर के रॉकेट बनाते हैं, उससे यान को छोड़ते हैं। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे बोलते हैं, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको हर जगह देखने को मिलता है, कहीं भी किसी भी जगह जब आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसके एक्शन यानी विपरीत दिशा में वो वर्क होता है, फोर्स लग जाता है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यानी अगर आप गति कर रहे हैं तो विपरीत दिशा में जो है जो भी फोर्स लग जाएगा तो वो हमारा लॉ ऑफ एक गति का तृतीय नियम इसे कहते हैं, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको विशेष रूप से बंदूक से ही हम समझते हैं। जब हम गोली छोड़ते हैं बंदूक से तो उतना ही तेजी से वो भी धक्का दे करके हमें पीछे की तरफ छोड़ता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये लॉ ऑफ मोशन के, आप लोगों को विशेष रूप से यही समझाना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है। एप्लीकेशन सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कि चलती हुई बस में अगर ड्राइवर ब्रेक मार दिया तो आप क्यों आगे की तरफ झुक जाते हैं, या अगर ट्रेन बस से उतर रहे हैं अचानक अगर आप बस से कूदे तो आपको चोटिल क्यों हो जाते हैं। ये सब तरह के प्रश्न पूछी जाती हैं और इन सब प्रश्नों का जवाब आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार दे सकते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फोर्स में अभी मैंने लिखा था फोर्स मास, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, इसमें मास का और एक्सीलरेशन का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है और भी चीज़ों का प्रयोग होता है कई जगह पे। तो इस तरीके से और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारी जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हर जगह लागू होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सकें और मेरे वीडियो को देख सकें। थैंक्स।